कोई लेंस है आपके पास में इस तरह का, और इसमें ये फिटिंग क्रॉस आ गया, इसके नीचे आप देखेंगे पीआरपी मिल जाएगा। पीआरपी से नियर सर्कल का तक पीआरपी से नियर सर्कल तक का पावर का प्रोग्रेशन होता है। पावर का प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि पावर जो है बढ़ते क्रम में है, ऊपर से धीरे धीरे पावर जो है ग्रेजुअली स्लोली बढ़ रही है। ठीक है, इसको कॉरिडोर बोलते हैं। दिस इज अ कॉरिडोर। ठीक है, इतने हिस्से को हम कॉरिडोर बोलते हैं। ठीक, तो ये डिस्टेंस जोन हो गया, ये नियर, इसको इंटरमीडिएट, और इस वाले एरिया को हम कॉरिडोर बोलते हैं। तो ये कॉरिडोर जो है, कॉरिडोर के साइड में आप देखेंगे ये ब्लेंडिंग रीजन है, और ये जो है अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर क्रिएट हो जाते हैं जब भी हम कोई डिवाइडेशन लाइन हटाते हैं, तो ये अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। ये सब में होते हैं। ठीक है, कोई भी किसी भी टाइप का आप लेंस ले लीजिए। अब ये टेक्नोलॉजी से इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, मैथमेटिकली हम कैलकुलेशन करके इसको हटा सकते हैं। अब ये मैंने आपको बताया कि भाई जो पावर है वहां से पावर का प्रोविजन होता है टिल नियर सर्कल तक। तो इस नियर सर्कल तक की लाइन को जोड़ने को ओबिलिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, ओबिलिकल लाइन किसको बोलते हैं? जहां से पावर का प्रोविजन होता है और जहां खत्म होता है, इसको ओबिलिकल, मतलब कॉरिडोर में एक रस्सी बांध दो आप, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम ओबिलिकल लाइन बोलते हैं। इसी के ऊपर पावर का प्रोविजन होता है। ठीक है, तो ये अनवांटेड जो सिलेंड्रिकल नंबर क्रिएट हो जाते हैं, इनको मैथमेटिकली हम इसको कम कर सकते हैं, पूरा खत्म नहीं कर सकते हैं पर कम कर सकते हैं। ये जो अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर है, ये कई बार एडिशन की वजह से भी जो है आ जाते हैं। एडिशन हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उसकी वजह से भी अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर आ जाते हैं। प्रिज्म रेफरेंस पॉइंट, प्लीज अपनी तरफ से म्यूट हो जाइए। फराज जी आपका म्यूट कर देते हैं। ठीक है, जो पावर का प्रोग्रेशन है, पीआरपी का मतलब होता है प्रिज्म रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, पीआरपी का मैंने फुल फॉर्म बताया, प्रिज्म रेफरेंस पॉइंट। अभी क्वेश्चन आया था। हाँ, ओके ओके, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। प्रिज्म रेफरेंस पॉइंट, पीएनसी रेफरेंस पॉइंट। प्रिज्म रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है, इसको ऑप्टिकल सेंटर भी बोल सकते हैं आप। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, या जियोमेट्रिकल सेंटर। किसी भी सर्कल का एक जियोमेट्रिकल सेंटर होता है, इसको जियोमेट्रिकल सेंटर बोलते हैं, और इसी को ऑप्टिकल सेंटर भी बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव के अंदर। ठीक है, तो पीआरपी वो पॉइंट होता है जहां पर पावर का प्रोग्रेशन होता है, पावर का प्रोग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। प्लस अगर उस वो पॉइंट अब आप अलग हटके लगाएंगे तो प्रिज्मेटिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। अगर वो कहीं पर पिपिल से आसपास ही रहना चाहिए, क्योंकि इसमें कस्टमाइज ऑप्टिकल सेंटर बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है, ये फिटिंग क्रॉस, तो ये डिस्टेंस सर्कल के लिए बनाया गया है, डिस्टेंस के लिए। और ये पीआरपी जो ऑप्टिकल सेंटर हमने मार्क किया है, ठीक है, ये मार्क यहीं पे होना चाहिए, 3 mm नीचे ही होना चाहिए, और यहाँ से पावर का प्रोग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये पीआरपी जो है अगर आपने सेंटर में ले ली, ठीक है, तो फिर अलग इफेक्ट हो जाएगा। हम ये ऑप्टिकल सेंटर जो प्रोग्रेसिव है वो अलग टाइप का बनता है। सिंगल विजन का ऑप्टिकल सेंटर अलग रहता है, प्रोग्रेसिव का ऑप्टिकल सेंटर अलग रहता है। देखिए, जितनी भी एडिशन पावर है, हाँ चंदन जी, मैं ऑप्टिकल सेंटर की बात कर रहा था कि जो प्लस फिटिंग क्रॉस के नीचे आप एक डॉट देखेंगे, और ये इस तरह के देखेंगे आप, जो इंग्रेविंग साइन रहते हैं। ठीक है, यहाँ एडिशन पावर लिखी रहती है, यहाँ कंपनी का नाम लिखा रहता है, ये नियर सर्कल आ गया है, इसको हम पीआरपी बोलते हैं, या फिर ऑप्टिकल सेंटर बोल लीजिए। ठीक है, या जियोमेट्रिकल सेंटर बोल दीजिए, जीसी। ठीक है, इतने नाम आप बोल सकते हैं इस चीज को। एडिशन पावर मान के चलें 2 है, और इस 2 को डिवाइड करेंगे आप 17 mm से, या 2 से को डिवाइड करेंगे 20 से। ठीक है, 2 को डिवाइड करेंगे 22 से। ठीक है, या 2 से डिवाइड करेंगे 15 से। तो ये जो नंबर आएंगे आपके पास में, तो हर एक एक mm पर इतना पावर का फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसका मतलब। ठीक है, तो
एडिशन पावर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कॉरिडोर, ये लेंथ ऑफ कॉरिडोर लिखा है 15 mm HG जो है आपकी कितनी फिटिंग हाइट है, कितनी लेंथ है कॉरिडोर की, उसको डिसाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, कई बार आप 15 mm की कॉरिडोर वाला कोई लेंस मंगाते हैं, किसी में 17 वाला, किसी में 20 वाला, किसी में 22 वाला, किसी में 18 वाला, तो ये सब कॉरिडोर की लेंथ है। कॉरिडोर क्या होता है मैंने आपको बता दिया, पीआरपी से पावर का प्रोग्रेशन होता है टिल नियर सर्कल तक, इसको हम कॉरिडोर बोलते हैं। कॉरिडोर की वजह से ही आपको अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर आते हैं। ठीक है, जो पेरिफेरी में आ जाते हैं। अब ये जो कॉरिडोर जो अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर आ रहे हैं वो कॉरिडोर की वजह से आते हैं, और एक एडिशन आप बढ़ाते हैं या घटाते हैं उसकी वजह से आते हैं। ठीक है, अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर कौन से हो गए, पेरिफेरी में। ये जैसे प्रोग्रेसिव लेंस है, और प्रोग्रेसिव में ये पेरिफेरी आप देखिए, ये वाला पेरिफेरल वाला एरिया ये कम या घटता है या बढ़ता है। ठीक है, बढ़ जाएगा, कई बार इंक्रीज हो रहा है और कई बार डिक्रीज हो रहा है। ये किस वजह से हो रहा है, इसके दो मेन मुख्य जो कारण है वो है आपका कॉरिडोर साइज। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज इन सिलेंड्रिकल पावर अवे फ्रॉम द प्रोग्रेसिव कॉरिडोर इंक्रीज। ठीक है, ये जो चेंजेस है सिलेंड्रिकल पावर का, अनवांटेड सिलेंड्रिकल पावर का, जो कि पेरिफेरी में है, कॉरिडोर की साइज इंक्रीज कर दें या एज द लेंथ ऑफ द प्रोग्रेसिव कॉरिडोर डिक्रीज, हम अगर इसको इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो वो जो अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर कम ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर आपने कॉरिडोर की साइज कम कर दी तो अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर बढ़ जाएंगे, कॉरिडोर की साइज बड़ी कर दी अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर कम हो जाएंगे। ये चीजें होती है। और रेट ऑफ चेंज इन द सिलेंड्रिकल पावर अवे फ्रॉम द प्रोग्रेसिव कॉरिडोर इंक्रीज। ठीक है, एज द एडिशन पावर लेंथ इज इंक्रीज। अगर आपने एडिशन पावर भी बढ़ा दी, अगर मान के चले एक नंबर का एडिशन का आपने किसी को प्रोग्रेसिव दिया है, ठीक है, और उसकी डिजाइन ये है, इस तरह की है डिजाइन, उसी तरह आपने 2 नंबर का प्रोग्रेसिव किसको दिया, तो यही कंपनी का, सेम कंपनी का, और इसमें क्या हो जाएगा, एक तो ये विड्थ कम हो जाएगी, ये विड्थ यहाँ पर, ठीक है, ये कम होने लग जाएगी। कम होने की वजह से क्यों हो रही वजह, अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। सेम ब्रांड का, सेम कंपनी का, सेम जो है प्रोडक्ट अपनों ने दिया है, एक पेशेंट को 1 नंबर से दिया है, एक पेशेंट को 2 नंबर एडिशन वाला दिया है, तो दोनों में फर्क आ जाएगा। इस पेशेंट को कंफर्टेबली सेट हो जाएगा, इसको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो एडिशन पावर बढ़ाने की वजह से भी अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, और कॉरिडोर की साइज कम करते हैं तो भी अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर बढ़ते हैं। तो आपको हमेशा ये देखना है कि जिस पेशेंट को एडिशन पावर जितनी चाहिए, जितनी जरूरत है, उतनी दीजिए। आप अननेसेसरी उसको बढ़ा के मत दीजिए, फिर बाद में आके पेशेंट कंप्लेन करेगा, या बाद में आके पेशेंट बोलेगा भाई मुझे 1 साल के अंदर ही पेशेंट ये प्रोग्रेसिव काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा भी कई बार आप सोच के दे सकते हैं। पर अगर आपने एडिशन पावर ज्यादा दे दी तो पेशेंट का अगर सेट ही नहीं होगा तो 1 साल कब पूरा होगा उसका। ठीक है, तो उसको भी आपको देखना है। कॉरिडोर की साइज का मतलब है इतनी छोटी फ्रेम भी मत दीजिए कि उसकी कॉरिडोर की साइज आपको छोटी मंगानी पड़े। छोटी मंगाने से क्या होगा, अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर की पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक इशू स्टार्ट हो जाएगा, इसका भी आपको ध्यान रखना है। देखिए ये कुछ रेफरेंस पॉइंट है, इसको हम डिस्टेंस रेफरेंस सर्कल बोलते हैं, ये वाला एरिया। ठीक है, इसमें पूरा जो कोर्निया है ये सब इसके अंदर आ जाना चाहिए, और पिपिल जो है इस वाले हिस्से में आ जाना चाहिए, जो कि फिटिंग क्रोस है। पिपिल वाला जो हिस्सा है प्लस के निशान के जस्ट पीछे होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लोगो आ जाएगा किसी कंपनी का, जो भी कंपनी का आप लेंस यूज कर रहे हैं उस कंपनी का लोगो आ जाएगा। नियर सर्कल पॉइंट आ जाएगा, ये नियर सर्कल आ गया है, और यहाँ पे 1.17 नंबर लिखा है। 17 का मतलब होता है 1.7 डायप्टर एडिशन है इस पेशेंट की आंख का। ठीक है, तो ये आप इसे इस तरह से देख सकते हैं, और ये माइक्रो इंग्रेविंग साइन हिडन रेफरेंस पॉइंट, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका फिटिंग क्रॉस कहाँ पर है, पीआरपी कहाँ है। ये सब चीजें हम पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, ये जो है परमानेंट मार्किंग है अंदर, और इनके ऊपर डॉट लगा देंगे आप। डॉट लगाने पर और उसके बाद आप ये दोनों के बीच की जो दूरी है वो 34 mm है, 34 mm है। हम 34 को डिवाइड करेंगे 2 से, 17 आ जाएगा। 17 mm पर आपकी पीआरपी आती है, प्रिज्म रेफरेंस पॉइंट आता है 17 mm पर, और इससे 3 mm ऊपर आप डॉट लगा देंगे 3 mm ऊपर, तो आपका फिटिंग क्रॉस आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ से 12 mm ऊपर डॉट लगा देंगे तो ये डिस्टेंस रेफरेंस सर्कल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है प्रोग्रेसिव के जो डिजाइन है उसको देख सकते हैं, वापस से रीमार्किंग कर सकते हैं। या तो लेआउट चार्ट ले लीजिए किसी कंपनी का, उससे भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको जो तरीका बताया उससे भी आप कर सकते हैं। अरे एक बार और बता दो, समझ में नहीं आता। जैसे कि अगर सपोज आपके पास में कोई प्रोग्रेसिव आया, उसको वापस से रीमार्किंग करना है, तो रीमार्किंग करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर एक प्रोग्रेसिव बना देते हैं। अब जैसे आपके पास में ऐसा कोई ब्लैंक लेंस है, इस तरह का कटिंग वाला लेंस पड़ा है, अब इसकी रीमार्किंग करना है तो आपको क्या करना है कि जो परमानेंट इंग्रेविंग साइन है, जो लेजर मार्क बोलते हैं, ऐसे इस तरह के मिल जाएंगे आपको, रिफ्लेक्शन देखेंगे, इनके ऊपर एक मार्कर से लगा दीजिए निशान, इस तरह से ये निशान लगा देंगे। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है, सभी लेंस में किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए, 34 mm की डिस्टेंस रहती है दोनों के बीच में। 34 mm का आधा अगर हम करेंगे तो 17 mm आएगा, तो 17 mm इन दोनों के बीच में 17 mm यहाँ पर आएगा, ये 17 mm, ये 17 mm जो लगाया है ये आपकी पीआरपी होगी, प्रिज्म रेफरेंस पॉइंट आ गया। ठीक है, प्रिज्म रेफरेंस पॉइंट से 3 mm ऊपर, 3 mm ऊपर की तरफ आप डॉट लगाएंगे, ये यहाँ पर डॉट लगा देंगे आप 3 mm ऊपर, यहाँ पर, ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिटिंग क्रॉस। अब यहाँ से आप 12 mm ऊपर लगा देंगे डॉट, 12 mm, तो ये आपका डिस्टेंस रेफरेंस सर्कल आ गया। ठीक है, ये समझ, ठीक आ गया समझ में आपको? जी सर। ठीक सर, ओके। देखिए, जो प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेस होते हैं, जिनको पाल बोलते हैं या पाल डिजाइन बोलते हैं या पीपीएल बोलते हैं, ठीक है, प्रोग्रेसिव पावर लेंसेस बोल सकते हैं, ठीक, मल्टीफोकल बोल सकते हैं, ये सभी नाम इन्हीं के हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है हमें। और यहाँ पर देखिए हार्ड डिजाइन होता है, हार्ड डिजाइन मैंने आपको बताया था सुपरफिशियल के क्या होता है, सॉफ्ट डिजाइन होता है, स्फेरिकल और एस्फेरिकल डिस्टेंस पोर्शन होता है, सिमेट्रिकल डिजाइन होता है, एसिमेट्रिकल डिजाइन होता है, मोनो डिजाइन, मल्टी डिजाइन और प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड डिजाइन, इतने सारे डिजाइन आते हैं, अभी अवेलेबल है। सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल डिजाइन तो अब बंद हो गए, इनका कोई नहीं रहा, ये सबसे पहले जब प्रोग्रेसिव स्टार्ट हुए थे तब ये जो है सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल लेंसेस स्टार्ट हुए थे। हार्ड डिजाइन में क्या होता है, बेसिकली हार्ड और सॉफ्ट डिजाइन में क्या डिफरेंस आता है, मेनली हार्ड डिजाइन जो रहेगा बेसिकली स्फेरिकल डिस्टेंस जोन अच्छा मिल जाता है इसमें, और इसमें स्फेरिकल डिस्टेंस जोन मिलता है। ठीक है, इसमें स्फेरिकल डिस्टेंस जोन मिलता है, इसमें ए स्फेरिकल डिस्टेंस जोन मिलता है। ठीक है, वाइडर डिस्टेंस जोन मिलता है, वाइडर मतलब एरिया अच्छा मिल जाता है डिस्टेंस जोन का। ठीक है, ये वाइडर कितना अच्छा मिल रहा है आपको, ये दूर का, ठीक है, इसी तरह नियर का भी वाइडर मिल जाता है, दोनों अच्छे मिल जाते हैं। अब इसमें यहाँ पर देखिए कि ये जो कॉरिडोर की लेंथ काफी कम है, हार्ड डिजाइन में कम है, तो इसमें अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर रेपिडली इंक्रीज होते हैं। रेपिडली का मतलब है कि यहाँ अगर 0.5 अगर सिल बता रहा, दूसरी जगह आपको 2 या 1.5 सिलेंड्रिकल नंबर बताने लग जाएगा, तीसरी जगह जाएंगे 2.5 सिलेंड्रिकल नंबर बताने लग जाएगा। तो इसमें रेपिडली जो है अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कॉरिडोर की साइज न के बराबर मिलती है आपको, जहां पे कॉरिडोर की साइज कम होती है वहां पे अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर रेपिडली इंक्रीज होते रहते हैं, तो आपको ये भी ध्यान देना है। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरी तरफ। सॉफ्ट डिजाइन की तरफ, और सॉफ्ट डिजाइन में आप देखेंगे एस्फेरिकल डिस्टेंस जोन रहता है, और उसके बाद जो डिस्टेंस और नियर का पोर्शन है वो इस तरह का रहता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कम मिलता है डिस्टेंस जोन, हार्ड डिजाइन के मुकाबले कम मिलता है। ठीक है, इधर देखें आप, इसमें भी थोड़ा कंप्रोमाइज करके मिलता है नियर जोन, पर इंटरमीडिएट जोन उसके मुकाबले अच्छा मिल जाता है। ठीक है, हार्ड डिजाइन के मुकाबले ज्यादा अच्छा मिल जाता है इंटरमीडिएट जोन, विड्थ भी अच्छी मिल जाती है और इसकी डिस्टेंस जो लेंथ है वो भी अच्छी मिल जाती है।
देखिए जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इंटरमीडिएट जोन, ठीक है, इसी के लिए प्रोग्रेसिव बना है। बाकी तो बाइफोकल से भी हम काम चला ही रहे थे, कोई इश्यू नहीं था। पर ये सॉफ्ट डिजाइन या हार्ड डिजाइन एक इनका तरीका है मैन्युफैक्चरर का। बाकी सॉफ्ट डिजाइन जो है, जो उनको कंप्यूटर यूज करना है, जिनको इंटरमीडिएट जोन ज्यादा चाहिए, उनके लिए ही बना है। तो आप किसी पर्सन को भी प्रोग्रेसिव दें तो हार्ड डिजाइन के बजाय आपको सॉफ्ट डिजाइन देना चाहिए, ठीक है। सॉफ्ट डिजाइन का क्या फायदा मिल जाएगा आपको कि आपका इंटरमीडिएट जोन, जिस पेशेंट को इंटरमीडिएट जोन की रिक्वायरमेंट है वो क्लियर हो जाएगी। इंटरमीडिएट जोन कैसे आप डिसाइड करेंगे कौन सा इंटरमीडिएट जोन हो गया? जब हम बुक पढ़ रहे हैं तो वो रीडिंग जोन जहां पे हम देख रहे हैं वो तो आपका रीडिंग जोन हो गया है। पर जैसे बुक के बाद आप जो आगे की दूरी देखते हैं, 30 सेंटीमीटर के बाद आगे की जो दूरी चलती रहती है, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो ये इंटरमीडिएट जोन आ गया है, ठीक है। जब हम पेशेंट को 1.5 नंबर डालते हैं और पास का देखने का बोलते हैं, तो पास में ये बुक है, ये आराम से खोल के देख रहा है, ठीक है, पढ़ पा रहा है, और ये 30 सेंटीमीटर पर देख पा रहा है। अगर इसको हम बोले 20 सेंटीमीटर पर देखिए तो पेशेंट बोलेगा नहीं, ऊपर की लाइन ब्लर हो गई। अगर उसको बोले 40 सेंटीमीटर पर देखिए तो वहां पे ब्लर हो जाएगा। तो ये 30 सेंटीमीटर वाला जो है वो रीडिंग एरिया है आपका। 30 का 25 हो सकता है, 30 का 35 हो सकता है, बाकी इससे ज्यादा नहीं होगा। पर पेशेंट अगर 40 से 45 या 50 सेंटीमीटर पर देखना चाहता है तो उसको इंटरमीडिएट जोन चाहिए उसको, और वो इंटरमीडिएट जोन मिलेगा सॉफ्ट डिजाइन, ठीक है। और सॉफ्ट डिजाइन में जिसका कॉरिडोर अच्छा होगा, जिसकी विड्थ ऑफ द कॉरिडोर अच्छा होगा, उसी में जो है हमें अच्छा दिखेगा। अगर आपने हार्ड डिजाइन दे दिया, उस पेशेंट को इंटरमीडिएट जोन की जरूरत है और आपने चाइना पकड़ा दिया, तो चाइना में क्या है, इंटरमीडिएट जोन काफी न के बराबर ही मिलता है। एक तरह से वो बाइफोकल की तरह ही काम करता है। इसमें अनवांटेड सिलिंड्रिकल नंबर जो है ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं, एकदम से सडनली नहीं होंगे। जैसे ये मान के चले, ये प्रोग्रेसिव लेंस का एक डायग्राम मैंने बनाया है। अब इसमें आप देखेंगे, इसमें कॉरिडोर की साइज हमने बढ़ा दी, ठीक है। बढ़ाने की वजह से क्या हुआ कि ये जो येलो कलर से बनाए ना, ब्लैक में दिख नहीं रहा। ठीक ठीक सर, रेड से बनाए, येलो में शायद मुझे लग रहा है, ठीक है। इस तरह का है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब इस तरह का मैंने एक डायग्राम बनाया है। अब इसमें क्या हुआ कि अनवांटेड सिलिंड्रिकल नंबर जो है वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। धीरे धीरे का मतलब है कि यहाँ पर इस पेशेंट को 0.25 सिलिंड्रिकल नंबर दिखाई देंगे, प्लस में बनते हैं, और यहाँ पर देखेंगे 0.5 में बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे बनेंगे तो 0.75 में बनेंगे, ठीक है। तो ये जो सिलिंड्रिकल नंबर है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वही आप हार्ड डिजाइन में देखिए, या जिनका कॉरिडोर की साइज कम होगी, सपोज यही आपने सॉफ्ट डिजाइन लिया है और इस पेशेंट की जो कॉरिडोर की साइज 18 mm थी, ठीक है, 18 mm फिटिंग लेंथ, जो हम बोलते हैं ना कि इसकी कितनी लेंथ रखना है, ठीक है, कितनी फिटिंग हाइट रखना है प्रोग्रेसिव का, उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर यही टाइप का प्रोग्रेसिव इसी पेशेंट को हम देंगे और इसकी जो फिटिंग हाइट है वो आपने कम दे दी, कम देने का मतलब है कि उसको आपने 15 mm ही दी, 15 mm फिटिंग हाइट ही दी है, तो इसमें क्या होगा कि अनवांटेड सिलिंड्रिकल नंबर जो 0.25 था वहां पे 0.5 हो जाएगा, और जहां 0.5 है वहां पर 1 हो जाएगा, जहां 0 है वहां पे 1.5 हो जाएगा। तो अनवांटेड सिलिंड्रिकल नंबर जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। तो 0.25 सिलिंड्रिकल पेशेंट तो आराम से एक्सेप्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर 0.75 या 1.5 सिलिंड्रिकल नंबर जो है वो पेशेंट को अटपटा सा फील होगा, इसलिए उसको पूरा ही ब्लर ब्लर दिखाई देने लग जाएगा। तो हमेशा ये कोशिश करें कि फिटिंग हाइट 18 से 18 mm तो होना ही चाहिए, कम से कम 18 mm, ज्यादा ज्यादा 22 mm तक ले सकते हैं, बाकी 18 से 20 mm तक। और शॉर्ट दे सकते हैं अगर कभी आपको ऐसा लगे कि पेशेंट जो है उसको शॉर्ट प्रोग्रेसिव दीजिए, पर शॉर्ट प्रोग्रेसिव में भी 18 to 20 जो है फिटिंग हाइट रखिए आप, वो ज्यादा बेटर है। ये जो फिटिंग हाइट जो है मैं आपको बता रहा हूँ 15 है, ये फ्रेम की वजह से हमें डिसाइड करनी पड़ती है। कोई पेशेंट चाहता है कि मुझे फ्रेम छोटी सी चाहिए, बड़ी फ्रेम मेरे को नहीं अच्छी लगती है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसकी फिटिंग हाइट आपको 15 लेनी पड़ेगी या 12 लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें अनवांटेड सिलेंडर, तो उस पेशेंट को आप बोल दीजिए कि जितना हम फिटिंग हाइट कम करते हैं उतना अनवांटेड सिलेंडर नंबर बढ़ता है। कई बार आपने देखा होगा ऐसी कभी कई फ्रेम आपने दी होगी जो परफेक्ट
पेशेंट के लिए परफेक्ट रहेगी, साइज भी उसकी आपको अच्छी मिल जाती है, 12 और 18 टोटल 30 मिल जाती है आपको, ठीक है, वर्टिकल लेंथ। और इस पेशेंट के बिल्कुल चेहरे के ऊपर परफेक्ट आ रही है। अब इस पेशेंट को प्रोग्रेसिव में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने फ्रेम का जो डिजाइन है वो उस चेहरे के हिसाब से परफेक्ट दी है, ठीक है। आपने 30 की लेंथ दे दी, आईबीडी के अकॉर्डिंग आपने ये फ्रेम का साइज दे, जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो दे दिया आपने। फ्रेम जो है आपके जो टेम्पल है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ये एरिया बाहर नहीं जाना चाहिए। कई बार हमारा एरिया इतना बाहर चला जाता है, ठीक है। बाहर जाने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर तो अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर मान के चलिए कि 0.25 0.5 बता रहे थे, पर यहाँ पर जो अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर 1.5 या 2 नंबर बताएंगे, ये ज्यादा दिक्कत करेंगे। पेशेंट की आंख जैसे ही यहाँ पर आएगी टकराएगी, पेशेंट को अटपटा सा फील होगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास में आपके कोई भी नंबर नहीं है, आपका विजन 6/6 है, और मैंने 1 सेकेंड के लिए सिलेंड्रिकल नंबर लगाकर हटा दिया है, ठीक है, तो कितना आपको अटपटा फील होगा, ठीक है। तो वो वैसे ही पेशेंट को बार बार फीलिंग होगी और पेशेंट बोलेगा मुझे साइड में बहुत काफी ब्लर दिखता है, तो आप ये चश्मा मेरे सेट नहीं हो रहा है, ऐसे आके पेशेंट कंप्लेन करेगा। तो आपको ऐसी फ्रेम दीजिए कि जिसमें अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर जो है कट जाए, फिटिंग के समय ही कट जाए। अच्छा, हार्ड डिजाइन के एडवांटेज क्या है? अगर हार्ड डिजाइन किसी को देना ही है आपको, तो उसमें क्या एडवांटेज एडवांटेज मिलेंगे आपको कि डिस्टेंस जोन अच्छा मिल जाएगा, लार्ज मिल जाएगा, ठीक है। जिनका नियर और पास का ही काम है उनको आप हार्ड डिजाइन दीजिए, ठीक है। ये नियर एरिया भी अच्छा मिल जाएगा, जिसमें कोई भी एस्टिग्मेटिज्म नहीं रहेगा, जिससे अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर नहीं रहेंगे। more accessible with the downward rotation, wider near zone even at high RX, ठीक है। अगर सपोज किसी पेशेंट का जो नंबर है मान के चले +5 में एडिशन 3 है, ठीक है, आपने एडिशन 3 दिया है। अब इस पेशेंट में तो जो है अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर काफी ज्यादा रहेंगे, क्योंकि एडिशन पावर जितनी बड़ी हुई रहेगी। अब ये यहाँ पर देखिए 8 नंबर के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है, 8 नंबर के हिसाब से पीआरपी के यहाँ से 8 नंबर के हिसाब से पावर का फ्लक्चुएशन होगा, ये पीआरपी है। अब 8 नंबर के हिसाब से आप देखिए कितना फ्लक्चुएशन बड़ा बड़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर भी काफी ज्यादा होंगे, ठीक है। पर ये हार्ड डिजाइन में क्या होगा कि अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर कम रहेंगे, क्योंकि उसमें कॉरिडोर ही खत्म हो गया, कॉरिडोर न के बराबर बचा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जोन हो गया है और ये नियर जोन हो गया है, तो यहाँ पर एरिया अच्छा मिल जाता है। इसमें इंटरमीडिएट एरिया का कोई मतलब नहीं रहा है। जैसे पेशेंट थोड़ा सा भी एक्सेस करेगा नीचे की तरफ तो नियर जोन आ जाएगा, ऊपर की तरफ देखेगा तो डिस्टेंस जोन हो जाएगा। अच्छा, इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है? ये जो है स्फेरिकल जोन रहता है, ये जो बना हुआ मैन्युफैक्चरर होता है ये स्फेरिकल होते हैं, ये स्फेरिकल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये स्फेरिकल जो है बेसिकली उसमें क्या रहता है कि जो साइड के एब्रेशन है वो कम से कम रहते हैं। ये स्फेरिकल एब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं स्फेरिकल लेंसेज में यहाँ पर, बाकी ये वाला एरिया अच्छा मिल जाता है। ये स्फेरिकल में क्या रहता है, सभी जगह पावर एक जैसी रहेगी, डिस्टेंस जोन की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या रहेगा कि हाई इंटेंसिटी एब्रेशन होता है पेरिफेरी के अंदर, ठीक है, एक ये दिक्कत आती है। कई बार जो डिस्टोर्शन जो मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़े से लंबे समय तक चलते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है एडेप्शन में, और स्विम इफेक्ट दिखता है, पेशेंट को स्विम इफेक्ट दिखता है, क्योंकि आपका कॉरिडोर काफी कम रहता है, ये इतने ही रहते हैं। तो हाई इंटेंसिटी पेरिफेरी में एब्रेशन आएंगे यहाँ पर, और ये कॉरिडोर की साइज बहुत कम होता है, तो स्विम इफेक्ट दिखता है। क्योंकि जैसे आप बाइफोकल में देखता है ना पेशेंट कि चलते समय मुझे ऐसा लगता है जमीन ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, तो क्योंकि वो यहाँ से देख रहा है, कहीं भी जमीन ऊपर उठी है कभी नॉर्मल है, तो ये वाला पोर्शन आप पेशेंट को दिक्कत करता है, न तो दूर में है हिस्सा न पास में है। तो ये हिस्सा जो है वो बीच में फंस गया, बॉर्डर लाइन पे पेशेंट देखता रहता है। फिर उसको आपको काउंसलिंग करनी पड़ती है, आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, बीच वाले हिस्से को इग्नोर करिए, ठीक है। इसी तरह प्रोग्रेसिव जो रहता है उसमें भी यही रहता है, यहाँ पे पेशेंट देखने की कोशिश करता है और उसको स्विम इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है।
सॉफ्ट डिजाइन में हमें क्या एडवांटेज मिल जाते हैं, इंटेंसिटी जो एब्रेशन रहते हैं, क्योंकि ये स्फेरिकल लेंस रहते हैं, जितने भी कंपनी के लेंसेस होते हैं जो कि आप नोन टू हैं, जिनका ब्रांड चलता है, वो सभी स्फेरिकल लेंस रहते हैं, ठीक है। तो उसमें पेरिफेरल एब्रेशन कम से कम रहता है। पेशेंट को आपने अगर अच्छे से काउंसलिंग की है तो वो एडेप्शन पीरियड काफी कम लेता है और इजियर कर लेता है, क्योंकि पावर का फ्लक्चुएशन हो रहा है धीरे धीरे आई के रोटेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई जैसे हमने बात की थी कि हम दूर से पास में देखते हैं, ठीक है। टीवी देखते हुए, ये टीवी है और यहाँ पे रीडिंग बुक देखते हैं मान के चलें, तो आई रोटेट करना है। आई आप यहाँ पर देख रहे हैं, फिर आई नीचे की तरफ लेके आएंगे, फिर नीचे लेके आएंगे, ठीक है। तो आई का रोटेशन होता है वर्टिकल डायरेक्शन में, कि आपको काउंसलिंग करना है और साइड टू साइड देखना है, आसपास देखना है, ठीक है। आसपास का मतलब है कि ये वाला एरिया देखना है, उधर वाला एरिया देखना है, तब आपको हेड मूव करना है, आई को मूव नहीं करना है। ये काउंसलिंग में हमेशा आपको ध्यान रखना है। लेस डिस्टॉर्शन पेरिफेरल व्यूइंग, क्योंकि पावर का फ्लक्चुएशन जो है अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर का काफी कम रहता है, 0.25 होता है, फिर उसके बाद 0.5 आएगा, काफी समय बाद फिर 0.75 आएगा, फिर उसके बाद जितना हम जो सेंट्रल वाला एरिया है, मान के चलें ये वाला एरिया सेंट्रल एरिया है, इससे ज्यादा दूर तक जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हायर सिलेंड्रिकल नंबर मिलेगा, ठीक है। मतलब आपको जस्ट 2 गुना सिलेंड्रिकल नंबर मिलेंगे, ठीक है, जितना हम दूर जाएंगे। यहाँ पर रहेगा तो यहाँ कम मिलेगा, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, यहाँ थोड़ा और ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे और ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो जितना हम सेंट्रल वाले एरिया से दूर जाएंगे उतना हायर सिलेंड्रिकल नंबर मिलता जाएगा, उतना बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। ये भी तो ये कब काम लेना है, जब भी फ्रेम का सिलेक्शन करें तो ऐसी फ्रेम सिलेक्ट कराइए कि जिसके ये अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर कट जाए। तो पेरिफेरल में कम से कम डिस्टॉर्शन होगा, क्योंकि स्विम इफेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि कॉरिडोर की साइज काफी मिल जाएगी हमें, ठीक है। ये कॉरिडोर की साइज काफी मिल जाएगी इस तरह की, तो स्विम इफेक्ट कम होगा, यहाँ से होगा भी तो माइनर होगा, इतना ज्यादा नहीं। इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि दूर में फील्ड जो है वो 12 mm जैसे मैंने बताया था, ठीक है, 12 mm के आसपास ही मिलता है। ये फिटिंग क्रॉस हो गई, आपका जो कॉर्निया है इसके आसपास ही रहना चाहिए, ठीक है, पिपिल के आसपास ही। अगर पेशेंट मान के चलें ये प्रोग्रेसिव है और ये प्रोग्रेसिव का हमने ये बना दिया है, अब ये इतना ही एरिया कवर कर पाता है। अगर पेशेंट यहाँ पे देखेगा ब्लर दिखेगा, ये ब्लर वाले एरिया आ जाए, ठीक है, तो हमें विजुअल फील्ड कम मिलता है, ठीक है, डिस्टेंस का जो फील्ड है वो कम मिलता है। अब इसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, आप आईपीडी और ओसी हाइट, ऑप्टिकल सेंटर हाइट, सबसे आराम से लीजिए, एक्यूरेसी बढ़ाइए उसके अंदर, ताकि ये दिक्कतें नहीं आए, ठीक है। तो आपको एक सेंटर लेना है जो कि पेशेंट को यहीं से देखना है, इस पेशेंट को इसी सेंटर से ही देखना है, ऐसा आप कुछ मार्किंग करिए कि उसकी आंख इधर ऊपर नहीं चली जाए, इधर जाए, आसपास नहीं जाए, मतलब आपका सेंटर आउट नहीं होना चाहिए, मेन बात, ठीक है। बाकी हार्ड डिजाइन में ऐसा नहीं होता है। हार्ड डिजाइन तो आप किसी का भी सिलेक्ट कर लीजिए, आप चाइना का प्रोग्रेसिव ले लीजिए, और चाइना का प्रोग्रेसिव आपने ले लिया है और उसमें देख लीजिए आप, जैसे बाइफोकल का आप मार्क लगाते हैं, जैसे कि मान के चले ये फ्रेम है, ठीक है, ये चाइना का प्रोग्रेसिव है। अब आपको क्या करना है कि ये जो सर्कल है वो नियर, जैसे आपने बाइफोकल जो बाइफोकल में बनाते हैं वो सर्कल यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ रखने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कि 32 और 34 के आसपास हो जाए, जो फ्रेम का जो सेंटर है उसके आसपास ही आपकी आ जाए, ठीक। यहाँ पर आपने फिटिंग क्रॉस रख लिया, ये नियर सर्कल नीचे का बाइफोकल की तरह मार्क कर लिया आपने और ये फिट कर दिया आप, तो ये सेट हो जाएगा पेशेंट के, जो चाइना प्रोग्रेसिव है पेशेंट को सेट हो जाएगा। आपको आपने बाइफोकल की तरफ फिट कर दिया है, उसके आजू बाजू आपने देख लिया कि यार इसके आसपास इस तरह से हम फिट करेंगे। जैसे ही नियर सर्कल आप इसके कॉर्नर के पास में लेके आ जाएंगे तो फिटिंग क्रॉस भी यहाँ पर आ जाएगा, उसके आंख के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप फिट करेंगे, ये चाइनीज प्रोग्रेसिव जितने भी हैं आप इस तरह से फिट कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। देखिए इसमें क्या रहता है कि कॉरिडोर का लेंथ ज्यादा रहती है, ठीक है, जैसे हमने बात की यहाँ से लगा के दे दे कॉरिडोर, तो इसमें क्या रहता है, नियर का जब हम देखेंगे तब आंख ज्यादा ट्रेवल करती है नियर की तरफ, यहाँ से लगाकर यहाँ तक देखने में पेशेंट को ज्यादा ड्रॉप करनी पड़ेगी आंख, ठीक है। तो पेशेंट को ये भी बोलिए कि आपको आंखें ऊपर से नीचे ज्यादा पास का देखना है, क्लियर देखना है, तो आंखें काफी नीचे कर लीजिए आप,
काफी का मतलब जिसे आप नॉर्मल रीडिंग करते हैं उससे थोड़ा सा और ज्यादा नीचे आंखें कर लीजिए, जिससे आपका नियर सर्कल आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि पेशेंट को शॉर्ट डिजाइन दे दीजिए। अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है शॉर्ट दीजिए, बाकी इसको 18 mm का दे दीजिए, ताकि ये 18 भी हो जाए और प्रोग्रेसिव का जो डिजाइन है वो शॉर्ट प्रोग्रेसिव भी बन जाए। तो ऐसा कोई प्रोग्रेसिव आपको डिसाइड करना चाहिए। अब इसमें क्या है कि अगर आपने 22 mm का या 22 से 24 mm तक की कोई फिटिंग हाइट दे दी, अब पेशेंट जो है उसको काफी बोरियत फील हो जाएगी इतने सेकंड में। यहाँ से ट्रेवल कर रहा है रीडिंग के लिए, यहाँ से यहाँ तक आके फिर उसको नियर का जो है एक्चुअल पोर्शन मिलता है। एक्चुअल देखिए, ये अगर ये इंटरमीडिएट जो एरिया है वो काफी कम मिलता है नियर के मुकाबले। नियर का जो विजुअल फील्ड है वो अच्छा रहेगा और डिस्टेंस का अच्छा रहेगा, उसके बाद जो है इंटरमीडिएट जोन आता है। ठीक है, उसके बाद जो है इंटरमीडिएट जोन आएगा। अगर पेशेंट यहाँ से रीडिंग का एरिया देखेगा रीडिंग पढ़ने के लिए, पास का पढ़ने के लिए, तो कंफर्टेबल नहीं होगा। पेशेंट को इसी एरिया से ही पढ़ना पड़ेगा, नियर का जो सर्कल है वहीं पर देखना पड़ेगा। वहां पे ही विजुअल फील्ड अच्छा है और वहां पे ही एक्यूरेसी है, क्योंकि इसका जो सेंटर कॉरिडोर का कोई सेंटर नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर नहीं है। तो ऑप्टिकल सेंटर आपका पीआरपी आ गया, पीआरपी के बाद आएगा आपके नियर सर्कल, नियर सर्कल के अंदर सेंटर आएगा, यहीं पे क्लियर दिखेगा पेशेंट को N6। ठीक है, अगर पेशेंट यहाँ से देखना चाहेगा तो ये तो इंटरप्रेटेड जोन के लिए है, पेशेंट कभी यहाँ से देखने की कोशिश करता है कि मुझे पास का नहीं दिख रहा है, तो आप उनको समझाइए कि ये आपके कंप्यूटर जो पढ़ते हैं उनके लिए है। कंप्यूटर देखना है तो यहाँ से देखिए, आप आसपास जो है कीबोर्ड के पास देखना चाहें तो देख सकते हैं, पर अगर बुक रीड करना है आपको तो N6 देखिए, मतलब नियर का सर्कल से ही देखिए आप, तभी आपको अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो ये तो काउंसलिंग करनी पड़ेगी, काउंसलिंग से आप इस चीज को दूर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जो प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव में जो एरिया काफी कम मिलता है और इस तरह का जो है हमें हार्ड डिजाइन में इस तरह का एरिया मिलता है। सॉफ्ट डिजाइन में आपको ये एरिया अच्छे मिल जाते हैं। अनवांटेड सिलिंड्रिकल नंबर जो है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे। क्या क्या इंडिकेशन है, पेशेंट को हम कैसे सेलेक्ट करें कि ये जो है परफेक्ट है, फिट फॉर द प्रोग्रेसिव लेंसेज, किस पर्पस को हम देख के करेंगे कि पेशेंट हार्ड डिजाइन के लिए है या सॉफ्ट डिजाइन के लिए। तो आप देखेंगे हार्ड डिजाइन वाला जो पेशेंट है वो अगर प्रीवियसली यूज कर रहा है हार्ड डिजाइन, अब तक सेट हो गया है उसके, तो आप उसको सॉफ्ट डिजाइन देंगे तो नहीं सेट हो पाएगा। हार्ड डिजाइन के मुकाबले उस पेशेंट को सॉफ्ट डिजाइन देंगे तो वो सेट नहीं कर पाएगा, तो उसको हार्ड डिजाइन ही दीजिए आप। ऐसा कोई पेशेंट है, या फिर आपको सॉफ्ट डिजाइन में लेके जाना ही है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसकी काउंसलिंग करिए कि आपको इस तरह का इंटरमीडिएट जोन मिल जाएगा, इस तरह से रीडिंग वाला एरिया मिल जाएगा जिससे आप आईज ऊपर नीचे करेंगे। 2-3 दिन थोड़ा सा आपको सेट करने में टाइम लग सकता है, पर आप इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे तो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज का बोलिए उनको, कैसी एक्सरसाइज करें सर? आप टीवी देखिए और टीवी देखते हुए साथ में रीडिंग बुक भी रखिए, पास का भी देखिए। तो टीवी का कुछ 5 मिनट टीवी देखिए, 2-4 मिनट रीडिंग बुक का भी देखिए। ऐसा कॉम्बिनेशन आप आधे 1 घंटा रोज डेली करिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पेशेंट की जो है ट्रैकिंग जो आई ट्रैक करना चाहिए वो क्षमता अच्छी हो जाएगी। जिनका रीडिंग का काम ज्यादा है उनको हार्ड डिजाइन दीजिए, या जो एग्जीक्यूटिव टाइप के बाइफोकल यूज कर रहे हैं उनको आप इस तरह का हार्ड डिजाइन दे सकते हैं। सॉफ्ट डिजाइन के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा कोई पेशेंट जो यंग प्रेस्बायोपिक हो। यंग प्रेस्बायोपिक का मतलब ये हुआ है कि जिस जो इमर्जिंग है, नया नया पेशेंट आया है, अभी उसको पास की समस्या हुई है और पहली बार ही आपके पास में आएगा, अभी तक कोई चश्मा नहीं लगाया, ऐसे पेशेंट को आप प्रोग्रेसिव सॉफ्ट डिजाइन दीजिए। ठीक है, तो यंग प्रेस्बायोपिक का मतलब है जिनको 0.75 का एडिशन आ गया है, 1 का आ गया है, ठीक है, 1.25 का आ गया है, ये सब यंग प्रेस्बायोपिक रहते हैं। ठीक है, ऐसे पेशेंट को सॉफ्ट डिजाइन ही दीजिए आप। जिनका एक्टिव आउटडोर प्रोफेशन है, जो बाहर मार्केटिंग का काम करते हैं, ऐसे पेशेंट को, जिनका एक्टिव वर्क रहता है, डिस्टेंस भी देखना, पास का भी देखना, मोबाइल भी देखना उनको, और जैसे कि मेडिकल पे शॉपकीपर है, या फिर ये देखिए आप जिनका किराने की शॉप है, उनको भी बार बार कुछ ना कुछ देखना ही रहता है। ठीक है, ऐसे पेशेंट को आप जो है
स्वप डिजाइन कीजिए। प्रोफेशनल ड्राइवर जो कि ड्राइवरिंग का काम करते हैं उनको भी इसी टाइप का स्वप डिजाइन देना चाहिए। स्फेरिकल डिस्टेंस पोर्शन, ठीक है, कई बार आप देखेंगे कि ऐसा भी प्रोग्रेसिव बनता है जिनका ऊपर का हिस्सा जो ऐसा लगता है कि सिंगल विजन बना हुआ है, ऊपर का हिस्सा ऐसा लगता है कि दूर दूर का ही बना है, बाकी उसके बाद जो है पास का जो है रहता है, क्लियर रहता है। अपर हाफ है स्फेरिकल फ्रंट सरफेस, ऊपर वाला जो है फ्रंट सरफेस जो है स्फेरिकल है, ऐसा लगता है कि दूर का ही बनाया है, पास का तो डाला ही नहीं इसके अंदर। तो ऐसा लेंस कौन सा होता है? वेरिलक्स का जो लेंस आता है, वेरिलक्स जो कैटेगरी है वो इसी तरह के लेंस बनाती है। ये इस तरह की डिजाइन है, उसमें क्या रहता है कि ऊपर का जो हिस्सा है ये डिस्टेंस जोन हो जाता है, और ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ये, फिर उसके बाद नियर जोन स्टार्ट हो जाता है, तो ये सिंगल विजन की तरह रिएक्ट करता है, इसमें कोई एब्रेशन फ्री हो गया है। वेरिलक्स 2 लेंस जो है उसमें आप ऊपर देखेंगे स्पेरिकल जोन रहता है, नियर जो पावर का प्रोग्रेशन होता है वो ए स्पेरिकल रहता है, ऐसा भी जो है डिजाइन किया जाता है। सिमेट्रिकल लेंस कौन सा होते हैं? जिससे कि मान के चले ये जस्ट अपने ये आपने बाइफोकल का कोई लेंस बनाया है, बाइफोकल जो लेंस है आपके पास में ये बाइफोकल है, ठीक है। अब ये पेशेंट आया आपके पास में प्लेन से एडिशन 1.5 वाला, और इस पेशेंट ने उसकी राइट आई जो है ब्रेक हो गई है, लेफ्ट ओके है, तो आप इस पेशेंट को राइट में भी फिट कर सकते हैं, अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट में भी फिट कर सकते हैं, तो किसी में भी फिट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें राइट और लेफ्ट का कोई बाउंडेशन नहीं है कि राइट का लेंस राइट में फिट होगा, लेफ्ट का लेफ्ट में फिट होगा, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। इसी तरह जो सिमेट्रिकल लेंस रहते हैं प्रोग्रेसिव, उसमें क्या है, 9 डिग्री का आप टर्न कर लीजिए, ठीक है, ऐसे प्रोग्रेसिव रहते हैं, और इसको 9 डिग्री आप इधर करेंगे तो आपका राइट आई का बन जाएगा, 9 डिग्री इधर करेंगे तो लेफ्ट आई का बन जाएगा, ठीक है। तो एक ही प्रोग्रेसिव एक ही लेंस को आप राइट और लेफ्ट दोनों में फिट कर सकते थे सिमेट्रिकल डिजाइन वाले लेंसेज को। एसिमेट्रिकल में तो जी, सिमेट्रिकल डिजाइन कैसे मालूम पड़ता है सर? सिमेट्रिकल डिजाइन मालूम कैसे पड़ेगा? नहीं, एक्चुअल में सर ये तो क्लोज हो गए, बंद हो गए। पहले जैसे आपके बाइफोकल का लेंस आपके पास में है, तो यहाँ पर देखिए कि इसका हमें पता ही नहीं है कि ये राइट का या लेफ्ट का, ये बाइफोकल किसी में भी फिट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर अगर मार्किंग आ जाए, मार्किंग आ गई है, जैसे कि ये प्रोग्रेसिव लेंस है और ये आपका पीआरपी आ गया, और नियर सर्कल जो है 2 mm अंदर की साइड रहेगा। जैसे आप इस प्रोग्रेसिव लेंसेज को देखेंगे, जो नियर सर्कल नेजल साइड रहेगा, तो आप देख लेंगे फटाक से कि ये राइट आई है, ठीक है। तो ये जो है एसिमेट्रिकल लेंस हो गया है, आप ऐसे इसको कर लेंगे। और जिसमें आप ये नियर सर्कल जो है बिल्कुल सेंटर में रहता है इसमें, और ये आपका पीआरपी आ गया, ये नियर सर्कल आ गया है, ठीक है। तो ये आपका सिमेट्रिकल हो गया। इसको आप 10 डिग्री इधर करेंगे तो ये बन जाएगा, 10 डिग्री इधर करेंगे। इसमें जो है बेसिकली आप देखेंगे कि नियर का जो आईपीडी है उसके अकॉर्डिंग जो है नियर सर्कल लगा हुआ है। जो एसिमेट्रिकल लेंसेज आजकल सभी चलते हैं वो एसिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल वाले लेंस बंद हो चुके हैं, इसमें कोई भी अभी कोई लेंस नहीं बनता है प्रोग्रेसिव लेंसेज, ठीक है। हेलो। देखिए जी, हाँ सर, ये जैसे कि अपने पास राइट का प्लेन रेड है तो उसको इमरजेंसी में लेफ्ट में फिट करना है, तो 9 डिग्री लेफ्ट में घुमा करके फिट कर सकते हैं? नहीं सर, एक्चुअल में क्या है कि वो बंद हो चुके हैं, सिमेट्रिकल लेंसेज बंद हो चुके हैं। अब तो एसिमेट्रिकल, आप तो उसमें आइडेंटिकल वहां पे आप देखेंगे कि भाई राइट और लेफ्ट लिखा हुआ रहता है। अब इसमें क्या हुआ है कि सिमेट्रिकल लेंसेज एसिमेट्रिकल लेंसेज में क्या चेंजेस आ गए, पहले जो नियर सर्कल था वो सेंटर में था, और इसके ऊपर ही आप देखेंगे कि पीआरपी आ गई, यहाँ फिटिंग क्रॉस आ गया है। अब इसको आप 9 डिग्री मान के चलें, इसको इधर करेंगे तो लेफ्ट फिट हो जाएगा, 9 डिग्री इधर करेंगे तो राइट फिट हो जाएगा।
अब जो एसिमेट्रिकल लेंसेस आए हैं उसमें क्या हुआ कि यहाँ से आप 2 mm यहाँ पर ले लीजिए, ये 2 mm हमने अंदर की साइड और यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे तो अब यहाँ पर आ गया है, नियर सर्कल यहाँ पर लगा दिया गया है। तो इसकी वजह से अगर आपने, हाँ, इसकी वजह से इसको राइट का राइट में फिट करना पड़ेगा, लेफ्ट में नहीं कर पाएंगे। लेफ्ट में करेंगे तो ये अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर जो है वो दिक्कत करेंगे और साथ में बाइनोकुलर विजन नहीं मिल पाएगा। बाइनोकुलर विजन मतलब दोनों आंखें एक साथ जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाएगी। एक है ना, एक आंख में तो अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर सामने आ जाएंगे और दूसरी आंख में अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर नहीं रहेंगे, तो एक आंख से ब्लर विजन दिखेगा, एक में सही दिखेगा, तो वो कॉम्बिनेशन नहीं जम पाएगा। जी सर, है ना। थैंक यू। देखिए कुछ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड डिजाइन भी रहते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको कोई पार्टिकुलर कोई बेस वाला बेस चाहिए, 6 बेस 8 बेस ऐसा कोई चाहिए, ठीक है, तो उनके लिए ये स्पेशली लेंस जो हाइप्रोप मायोप्स के या इमेट्रोप्स के लिए बनाए जाते हैं डिजाइन के हिसाब से, ठीक है। तो ये आप जो है प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड लेंसेज रहते हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। जब भी हम प्रोग्रेसिव लेंसेज को डिजाइन किया जाता है या फिर आप जब भी किसी पेशेंट को कोई प्रोग्रेसिव लेंस देते हैं, ठीक है, तो कई बार आजकल जो प्रोग्रेसिव लेंसेज में अंदर ही इंटरनली ही पेंटोस्कोपिक टिल्ट आने लग गया है, ठीक है, लेंस के अंदर ही पेंटोस्कोपिक टिल्ट दे दिया गया है, आपको बाहर से देने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम फ्रेम के अंदर पेंटोस्कोपिक टिल्ट दे रहे थे, यहाँ से अंदर की तरफ जो है 5 से 6 डिग्री अंदर की तरफ टिल्ट दे रहे थे, ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ कर रहे थे, इसको पेंटोस्कोपिक टिल्ट बोलते हैं, तो उसके हिसाब से बनने लग गए, ठीक है। वर्टिक डिस्टेंस भी उसमें कम हो गई, अंदर की साइड जो है वो ज्यादा कर्व दे दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये इस तरह के भी लेंसेज आजकल चलने लग गए जिसमें ऑलरेडी पेंटोस्कोपिक टिल्ट बन के ही आते हैं। जैसे रोडन स्टोक का मल्टीग्रेसिव लेंस, ये जो है वो आपको वर्टिक डिस्टेंस और पेंटोस्कोपिक टिल्ट लगा हुआ ही आता है अंदर से, आपको अलग से कोई लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब फ्रेम के अंदर पेंटोस्कोपिक टिल्ट देने की कोई जरूरत नहीं। पर्सनलाइज्ड प्रोग्रेसिव भी बनते हैं, ठीक है, ये सभी एक्सपेंसिव बनते हैं काफी। पर्सनलाइज्ड प्रोग्रेसिव का मतलब है किसी पेशेंट का यूनिक हेड और आई मूवमेंट है, मान के चले वो पेशेंट जो है हेड को तिरछा करके ही देखता है, टिल्ट करके ही देखता है और सीधा नहीं कर पाता है, पूरा उसका रूटीन वर्क ही ऐसा है कि टिल्ट करके ही देखना रहता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए भी पर्सनलाइज्ड प्रोग्रेसिव दिए जाते हैं। वो आंख का मूवमेंट इतना ही कर पाता है किसी वजह से, या हेड को इतना ही घुमा पा रहा है, तो ऐसे पेशेंट के लिए भी पर्सनलाइज्ड प्रोग्रेसिव बनते हैं। उसके लिए क्या होता है कि विजुअल प्रिंट सिस्टम के नाम से एक मशीन आती है, उसको सामने बिठाया जाता है, आधा एक घंटा उसके जो आई मूवमेंट है, हेड मूवमेंट है, उसको नोटिस किया जाता है उस मशीन के सहारे। एक स्पेक्टिकल आता है, वो चश्मा पहना दिया जाता है और इसमें सेंसर लगे हुए रहते हैं। आप पेंटोस्कोपिक टिल्ट का मैंने मतलब बताया ना सर, ये फ्रेम, ये टेम्पल है और ये आपका रिम है, ये रिम टेम्पल नीचे से अंदर की तरफ कर देंगे, इसको पेंटोस्कोपिक टिल्ट बोलते हैं। बाहर की तरफ करेंगे तो रेट्रोस्कोपिक हो गया है, तो नीचे की लोअर रिम को आप अंदर चिक की साइड लेके जाएंगे तो इसको पेंटोस्कोपिक। बीच वाले को क्या बोलते हैं, जिसमें कोई टिल्ट नहीं है, जैसे नॉर्मली सीधा? एक तो हो गया पेंटोस्कोपिक टिल्ट जो अंदर की तरफ है जी, और जो बाहर की तरफ है वो रेट्रोस्कोपिक टिल्ट। हाँ, दूसरा हो गया ऑर्थो। ऑर्थो, हाँ, ऑर्थोस्कोपिक, जिसमें कोई भी जी। टिल्ट नहीं। जी जी सर, थैंक यू। ठीक है सर। और सर तो वो वी जो है वर्टेक्स हाँ, एक आई से दूसरी आई तक वो होता है क्या सर, एक बार रिपीट करिए क्वेश्चन। सर जो वर्टेक्स डिस्टेंस होता है जी, एक आई सेंटर से लेकर दूसरी आई सेंटर तक वो होता है क्या वर्टेक्स डिस्टेंस? नहीं, वर्टेक्स डिस्टेंस तो ये हो गई है आपका लेंस और आपके आंख के बीच की दूरी को हम वर्टेक्स डिस्टेंस बोलते हैं, दोनों के बीच की दूरी। ठीक है सर। ठीक है, तो विजुअल प्रिंट के नाम से एक मशीन आती है, वो क्या है कि ऑब्जर्व करती है कितना हेड मूवमेंट है। आप इस लेंस को कभी बुक भी करते हैं तो खुद का जो है कंपनी वाले आते हैं इस मशीन पे, उस पेशेंट को बिठाते हैं आधा एक घंटा, एक तरह से जैसे आपने ईसीजी की हुए इस तरह के ईसीजी की रिकॉर्डिंग होती है और आप ये उसके हैबिट के अकॉर्डिंग ये लेंस कंपनी वाले फिट करके देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का एफसीओ भी आता है।
वेरिलेक्स का इप्सियो जो लेंस है, स्पेशल पर्पस टाइप के जो प्रोग्रेसिव लेंसेज रहते हैं उसमें क्या रहता है, शॉर्ट कॉरिडोर प्रोग्रेसिव लेंसेज, ठीक है, नियर वेरिएबल प्रोग्रेसिव लेंसेज, ऑक्यूपेशनल प्रोग्रेसिव दैट इंक्लूड डिस्टेंस पावर, ठीक है, तो इस तरह के प्रोग्रेसिव लेंसेज भी बनाए जाते हैं। शॉर्ट कॉरिडोर प्रोग्रेसिव लेंसेज का मतलब है, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट जो है छोटी फ्रेम पसंद करते हैं, ठीक है, स्मॉल टाइप की फ्रेम पसंद करना और पहनना पसंद करते हैं, जिनका वर्टिकल डायमेंशन काफी कम होता है। मान के चलें कि इसका 20 mm ही है, यहाँ पे 20 mm ही है, जो आप रीडिंग के लिए चश्मा बनाते हैं वो उतना ही प्रोग्रेसिव लेंस प्रोग्रेसिव के लिए फ्रेम सेलेक्ट किए, और ऑर्डर भी काफी बड़ा है, मान के चले 30-40 हजार रुपए का ऑर्डर आपने बुक किया है, 15-20 हजार रुपए का ऑर्डर बुक किया है, ठीक है, तो ऐसे में जो है इस टाइप की शॉर्ट कॉरिडोर प्रोग्रेसिव आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें क्या है, एक फास्टर ट्रांजिशन होता है, पावर का जो फ्लक्चुएशन होता है, अगर मैंने 12 mm की फिटिंग हाइट ली है, एडिशन 2 है, डिवाइड करेंगे कितना जल्दी जल्दी पावर का प्रोग्रेशन हर एक mm पर होगा, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। वेयरर जब भी पहनेगा डिस्टेंस में देख रहा है, और जैसे उसने कुछ mm जो है नीचे करेगा तो इतने में नियर का पोर्शन आ जाता है, तो क्विकली चेंजेस हो जाता है डिस्टेंस टू नियर पोर्शन में। इसमें फिटिंग हाइट जो है मिनिमम चाहिए, और मिनिमम फिटिंग हाइट में आराम से फिट हो जाता है, इसको शॉर्ट कॉरिडोर प्रोग्रेसिव बोलते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल है, होया का सुमित सीडी कंप्रेस डिजाइन, वेरिलेक्स इलिप्स, शमीर पिकालो, रोडन स्टोक प्रोग्रेसिव लाइफ एक्सेस, जायस का ग्रेडल ब्रेविटी, कोडक कॉन्साइज, ठीक है, ये जो प्रोग्रेसिव लेंसेस है ये काफी कम फिटिंग हाइट के अवेलेबल है मार्केट के अंदर। न्यू वेरिएबल फोकल लेंस, वेरिएबल फोकल लेंस का मतलब होता है कि किसी पेशेंट को ओनली इंटरमीडिएट और रीडिंग के लिए ही चाहिए। ऐसा भी कोई पेशेंट आपके पास में आएगा कि जिनको डिस्टेंस का कुछ काम नहीं है, जैसे कि आप देखेंगे कि रेलवे स्टेशन पे टिकट काउंटर जो बैठता है उसको कहाँ डिस्टेंस टीवी देखने की जरूरत है, वो ओनली आपका इंटरमीडिएट देखता है, रीडिंग देखता है और चेहरा देखता है, ठीक है, बस ये तीनों ही काम करता रहता है दिन भर। तो ऐसा पेशेंट आएगा कभी आपके पास में जिनको ऑफिस के प्रोग्रेसिव चाहिए कि मुझे 5 से 3-4 फीट तक कवर हो जाए मेरे और पास का काम हो जाए, ऐसा कोई प्रोग्रेसिव बनाइए आप, ठीक है। तो रेडीमेड भी आते हैं प्रोग्रेसिव, रेडीमेड का मतलब एक ऑफिस प्रोग्रेसिव आ गया है, अलग अलग टाइप के प्रोग्रेसिव आते हैं, जैसे कि एसुलर का इंटरव्यू प्रोग्रेसिव आता है, ठीक है, 16 क्वांटम प्रोग्रेसिव आता है, 16 एक्सेस आता है, जायस का बिजनेस प्रोग्रेसिव आता है, रोडेंस्टो का जो है ऑफिस प्रोग्रेसिव आता है, जायस का ग्रेडल रूम डिस्टेंस आता है। ये सभी जो प्रोग्रेसिव है इंटरमीडिएट जोन के में ही काम करते हैं, डिस्टेंस में काम नहीं करते। इस तरह से हम जो है प्रोग्रेसिव बना सकते हैं, या फिर अगर सपोज ये थोड़े हाई लगते हैं आपको तो आप एक और काम कर सकते हैं। हेलो जी बोलिए सर। ये जो ऑफिस प्रोग्रेसिव का जो जब ये समझो ऑर्डर आया, ऑर्डर देना है, तो उसका जो अपन नॉर्मली जो नंबर आर्टिस्ट करके निकाले हैं वही नंबर बताना है कि उसको कुछ कम ज्यादा करके बता? नहीं, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ये सभी जो है वहीं पर होगा। जैसे कि मान के चलें कि आपका जो नंबर आया है 0.5 से एडिशन 1.5, या मान के चलें ऊपर में 0 है एडिशन 1.5 आया है, तो उसमें क्या होता है कि ये इनबिल्ड हो जाता है नंबर, वो नंबर खुद इसको कैलकुलेट करके नंबर बनाकर ही बनाते हैं, तो अपने को कोई कम ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो प्रॉपर आपके जो पावर आई है वही दे दीजिए आप। जी 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 सर। देखिए ये जो प्रोग्रेसिव बने हैं ऑफिस प्रोग्रेसिव, आपका मैसेज आया है, किसका जिनका भी मैसेज आया है, ऑफिस प्रोग्रेसिव का मतलब होता है रूम डिस्टेंस। आप इस कमरे में बैठे हैं, कमरे से 3-4 फीट तक आप देख सकते हैं, फिर आपका मॉनिटर देख पाएंगे, कीबोर्ड देख पाएंगे, रीडिंग बुक कर पाएंगे, बाकी डिस्टेंस में तो ब्लर दिखेगा, धुंधला दिखेगा उसको। ऑफिस प्रोग्रेसिव का मतलब ही ये हुआ कि आपके रूम डिस्टेंस तक ही काम करेगा। हाँ तो सर नॉर्मल प्रोग्रेसिव जो आता है उसमें भी ऑफिस रूम और रीडिंग सब कर सकते हैं ना? नहीं, देखिए उसमें क्या रहता है कि पेशेंट को चाहिए इंटरमीडिएट जोन, ज्यादा विजुअल फील्ड अच्छा चाहिए, ठीक है। हम जो प्रोग्रेसिव देते हैं, जिसे नॉर्मल जो प्रोग्रेसिव देते हैं, उसमें क्या होता है कि इंटरमीडिएट जोन जो है वो काफी
नैरो मिलता है, विड्थ आप कॉरिडोर काफी कम मिलता ही है, और इसमें जो है विजुअल फील्ड काफी कम रहता है। अगर इसके दोनों कंपेयर करें, डिस्टेंस का और नियर का, इनके मुकाबले इसमें कम मिलता है। तो वो क्या करता है पेशेंट के ये वाला जो हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो इंटरमीडिएट बन जाता है उसके लिए। ये इंटरमीडिएट बन गया और ये नियर बन गया, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट से वो कंप्यूटर का काम कर लेता है। उसके बाद उसके नीचे जो आसपास जो एरिया है, इससे आपका कीबोर्ड देख पाएगा और यहाँ पे नियर जोन आ जाएगा। तो उसको विजुअल फील्ड अच्छा मिल जाता है पेशेंट को। जी, तो उसको मतलब देने से पहले उसको समझाना पड़ेगा कि आपको ये ऑफिस में ही लगाना है कंटिन्यू, मतलब जैसे आप वॉक कर रहे हैं तो नहीं लगाना है। हाँ, ये ओनली ऑफिस के लिए ही है। बस आपने जिस सीट पे बैठे तब लगा लिया, क्योंकि आपका दूर में नहीं देख पाएंगे, टीवी नहीं देख पाएंगे आप इससे। ये ओनली आपके कंप्यूटर और कीबोर्ड के लिए ही काम करेगा, या मोबाइल यूज करते हैं, या फिर आप उससे कंप्यूटर की जो मॉनिटर है उससे थोड़ा सा और दूर तक देख पाएंगे। जैसे केबिन सामने कोई बैठा है, किसी मीटिंग कर रहे हैं, तो उसको देख पाएंगे आप। जैसे आपने किसी चेयर पे बैठे हैं और चेयर के सामने वाली चेयर पे बैठ के टेबल के बाद एक और चेयर आ रही है जिसपे कोई पेशेंट बैठा है, आपका कस्टमर बैठा है, उससे आप बात कर रहे हैं, तो वो आराम से आप डिस्कशन कर पाएंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं। पर आप अगर वहां सामने वॉल पे टीवी लगी हुई उसको देखना चाहेंगे तो वो नहीं देख पाएंगे। जी सर। ठीक है। अच्छा देखिए, ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तो प्रोग्रेसिव इंटरमीडिएट हो गया है, ये तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर सपोज जो है पेशेंट जो है ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हम एक और ऑप्शन अपने पास है कि जैसे किसी पेशेंट का जो है लेंस एडिशन 2 इसका पावर है और इसको प्रोग्रेसिव देना है, मान के चले आपको, ठीक है। कौन सा देना है? इंटरमीडिएट वाला प्रोग्रेसिव। तो आप क्या करेंगे, इसको इंटरमीडिएट वाला नंबर निकालेंगे, इसका इंटरमीडिएट नंबर निकलेगा, +2 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो एक नंबर जो है इंटरमीडिएट जोन आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा प्रोग्रेसिव मंगवाएंगे कि ऊपर में पावर 1 नंबर आ जाएगी, ठीक है। आप ऑर्डर कर दीजिए आपके हिसाब से कैलकुलेट करके, और नियर में हमें चाहिए 2 नंबर, तो यहाँ पे एडिशन +1 कर दीजिए, ठीक है। तो नियर सर्कल में यहाँ पे भी आ जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो इस तरह का प्रोग्रेसिव भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। कभी आपको ये प्राइस ज्यादा लगती है तो आपको क्या करना है, प्लेन से एडिशन 2 वाले को ऊपर में 1 नंबर रख लीजिए, नीचे में एडिशन 1 नंबर रख लीजिए, ये भी आपका इंटरमीडिएट प्रोग्रेसिव बन जाएगा। जी सर, ये जैसा आप बताएं प्लेन एडिशन 2, उसको मतलब 2 जगह डिवाइड करना है जी। 1 होता है, तो 1 ऊपर और 1 नीचे, 1 एडिशन होगा उसका। जी, तो ये इंटरमीडिएट प्रोग्रेसिव हो गया उस पेशेंट के लिए। जी। तो ऐसा अगर जी, अगर उसका दूर में +1 है और एडिशन 2 है तो कैसा होगा? ऊपर में आपके हाँ जी डिस्टेंस में कितना है? 2 है जी, डिस्टेंस तो टोटल में। 3 हो रहा है ना नीचे। हाँ, तो आपको क्या करना है कि हाँ, हमें ओनली एडिशन पावर को ही डिवाइडेड करना है और कहीं पे भी कुछ भी नहीं करना है। जैसे मान के चले ऊपर में 1 पावर है, एडिशन पेशेंट का 2 है, अब इस पेशेंट का इंटरमीडिएट प्रोग्रेसिव चाहिए हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करने पर आपका 1 आ जाएगा, 1 और 1 मिलके 2 हो जाएंगे, तो 2 जो पावर है वो इंटरमीडिएट जोन आ जाएगी उस पेशेंट के लिए, और एडिशन उसका 1 आ जाएगा। तो इस तरह से वो प्रोग्रेसिव लेंसेज बन जाएगा। उसका 2 नंबर जो है ऊपर में आ जाएगा, एक जो आपके सिंगल जो डिस्टेंस की पावर है उसमें आपको ऐड करना है, आपका जो भी एडिशन है वो पावर आप उसमें ऐड कर दीजिए। ओनली एडिशन पावर में ही आपको डिवाइड करना है, और बाकी कहीं पे भी दोनों को मिलाकर नहीं करना है, ओनली आपको एडिशन पावर में ही चेंजेस करना है। तो सर पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं नहीं, अपन तो इंटरमीडिएट प्रोग्रेसिव बना रहे हैं तो कोई इशू नहीं रहेगा जी। ठीक। किसका मान के चलें कि 0.5 है और एडिशन जो है 2 है, +2 है, या तो इसको भी आप ऐसे करेंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 नंबर आ जाएगा। 1 नंबर जो है डिस्टेंस पावर में आप ऐड कर दीजिए,
तो ये 1.5 नंबर हो जाएगा ऊपर में, और इसका जो एडिशन है जो कि आपकी 1 आ जाएगी, +1 आ जाएगी, तो 1.5 और 1 मिलकर यहाँ पर 2.5 नंबर शो करेंगे नियर सर्कल। अच्छा, ये प्रोग्रेसिव लेंसेज से क्या एक और क्या फायदा है? ये फायदा है कि जो एक्मोडेशन है वो आपका स्लोली स्लोली जो है वर्क करता है। जो आपका बाइफोकल है उसमें क्या रहता है कि आपने डिस्टेंस का देखा और जैसे आपने नियर का देखा तो सडनली जो है एक्मोडेशन काम करने लग जाता है। जैसे आपने डिस्टेंस को देख रहे हैं और जैसे आपने नियर देखा तो सडनली जो है एक्मोडेशन कम था एकदम से बढ़ता है, ठीक है। और जो प्रोग्रेसिव लेंसेज है उसमें एक्मोडेशन धीरे धीरे जो है लेंस, क्योंकि मान के चलें कि ऊपर में पीआरपी के बाद पावर का फ्लक्चुएशन हो रहा है, 0.25 हो रहा है, तो ये जो लेंस है उतना ही थिक होगा जितना इस पावर को रिक्वायरमेंट है। फिर आधा होगा, थोड़ा सा और थिक बढ़ा, फिर 1 हुआ, थोड़ा सा और थिकनेस बढ़ गई लेंस की, इसको एक्मोडेशन बोलते हैं। एक्मोडेशन क्या होता है कि पावर जो लेंस है अपने आंख के अंदर जो इंटरनल है वो अपनी पावर को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली पावर बढ़ रहा है एक्मोडेशन से, तो इस पेशेंट को हेडेक की समस्या नहीं होती है। बाइफोकल वाले में क्या होगा कि डिस्टेंस का देख रहा है, अचानक पास का देख रहा है, तो एकदम से जो लेंस पतला था एकदम मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सडनली हुआ है, ये सडनली प्रोसेस नहीं होती है प्रोग्रेसिव के अंदर, तो ये हमें देखना है। गुड कैंडिडेट कौन सा हो सकता है आपके लिए प्रोग्रेसिव? जिनको एडिशन पावर जो है कोई सर्टेन टास्क के लिए चाहिए, डेली रूटीन लाइफ में इतना कोई वर्क नहीं है, ओनली उनको चाहिए कि यार हमारा जो है डिवाइडिंग लाइन नहीं दिखे, हम यंग टाइप से दिखे, ओनली ऐसा लगे कि दूर दूर के चश्मा लगा रखा है। जो इमेज जंप कर रहे हैं की कंप्लेन कर रहे हैं, जिनको बाइफोकल दे रखा है, कोई इमर्जिंग प्रेस बाइपिया जैसे मैंने बताया, जिनका ट्राइफोकल है, ऐसे पेशेंट को आपको ये देना। अच्छा, कौन सा पुअर कैंडिडेट है? ऐसा कोई पेशेंट है जो जिनको नहीं देना चाहिए? जिनको मोशन सिकनेस होते हैं, जैसे कि मान के चले वेव्स टाइप से दिखते हैं, जैसे कहीं पर ऊंचाई पर गए और उनको डर लगने लग गया है, ठीक है, फ्लाइट में डर लगता है, गाड़ी में डर लगता है, ऐसे पेशेंटों को वेव्स टाइप्स दिखते हैं, जिनका जैसे चेंजेस होते हैं और उनको प्रॉब्लम्स रहती है, ऐसे पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। जो बाइफोकल से सेटिस्फाइड है ऐसे पेशेंट को भी अवॉइड करिए। जिनका एडिशन जो है हाई है, 3 नंबर है, ऐसे पेशेंट को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। जिनका वर्टिकल इम्बेलेंस है, वर्टिकल का मतलब है एक आंख तो सामने सीधी देख रही है और दूसरी आंख जो है ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है, वर्टिकल इम्बेलेंस। अभी तक तो हमने हॉरिजॉन्टल इम्बेलेंस देखा था, वर्टिकल इम्बेलेंस का मतलब ये हुआ है, ये जैसे आंखें हैं, एक आंख तो ऊपर की तरफ है, एक आंख सीधी है यहाँ पर, इसको वर्टिकल इम्बेलेंस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे पेशेंट को भी प्रोग्रेसिव नहीं देना चाहिए। एनाइसोमेट्रोपिया है ग्रेटर देन 3 डायोप्टर का। एनाइसोमेट्रोपिया का मतलब है एक आंख में 1 नंबर है, दूसरी आंख में जो है 4 नंबर है, ऐसे पेशेंट को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, हाई सिलेंड्रिकल नंबर है, ऐसे पेशेंट को भी अवॉइड करेंगे। जिनको हायर सिलेंड्रिकल नंबर है, मान के चलें कि किसी पेशेंट को 3-4 सिलेंड्रिकल नंबर है, ठीक है, या तो फिर इनको अच्छी डिजाइन दीजिए आप। वेरिलक्स जैसे कि अपनों ने बात की थी, वेरिलक्स सीरीज दे दीजिए इनको, जिसमें सिंगल विजन एस्फेरिक रहे और सिंगल विजन टाइप से दिखे, ठीक है। तो इनको फिर आप थोड़ा सा और अच्छे प्रोग्रेसिव में इसको शिफ्ट करिए, क्योंकि इनको हायर सिलेंड्रिकल नंबर है, इसलिए आप उनको शिफ्ट कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव का जो डिसएडवांटेज क्या है? इसमें डिसएडवांटेज एक तो ये है कि पेरिफेरी जो रहता है अनवांटेड एस्टिग्मेटिस, उसमें थोड़ा सा स्वयं इफेक्ट दिखता है, माइनर डिस्टॉर्शन दिखता है थोड़ा सा जब दूर में देखते हैं, तब आई और हेड का जो मूवमेंट है वो ज्यादा करना पड़ेगा, बजाय कि बाइफोकल में आपने नीचे देखा पास का आ गया, पर इसमें हेड और आई मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन चाहिए और उसको आपको देखना रहेगा।
एडिशन टाइम कई बार पेशेंट को ज्यादा लगता है और थोड़े से एक्सपेंसिव रहते हैं, इसका डिसएडवांटेज है। किसी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, साथ साथ आप पूछ सकते हैं कि भाई कोई डाउट है आपको प्रोग्रेसिव से रिलेटेड। हेलो जी सर, मैंने ना एक बार एक कस्टमर का 5 सिलेंडर का लेंसेज बनाया था प्रोग्रेसिव में। जी हाँ, तो अभी जैसे कुछ टाइम बाद उनका जैसे जो मैंने उनको बोला कि आप इसे यूज करो, आपको कंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि सिलेंडर काफी हाई था और पहले से भी काफी हाई सिलेंडर पहनते थे, बट सिंगल पहना था उन्होंने। उन्होंने बोला कि मुझे चाहिए ही यही प्रोग्रेसिव। जी तो अब जैसे वो उन्होंने बताया कि मेरे को इसमें इतना कंफर्टेबल नहीं मिलता, क्योंकि जैसे आपने कहा प्रोग्रेसिव में अपर पोर्शन जो है वो काफी ज्यादा मतलब एज कम्पेयर टू सिंगल विजन काफी कम होता है। राइट राइट सर। हाँ, तो इस वजह से है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता प्रोग्रेसिव में? इनको सर फिर आप ना वरिलक्स सीरीज दीजिए आप ऐसे पेशेंटों को जिनका ऊपर का जो अपर हाफ है वो बिल्कुल सिंगल विजन की तरह काम करे। तो ऐसे के लिए आप थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन दीजिए। अपग्रेड का मतलब वरिलक्स सीरीज दे सकते हैं एसुलोर कंपनी में। ऐसे निकॉन और जायस में भी आप देखेंगे तो उसमें भी आप जो है एस्फेरिकल पोर्शन वाले जो लेंसेस है उनको आप दे सकते हैं, जिसमें अपर हाफ जो है वो ओनली सिंगल विजन की तरह रिएक्ट करे। तो जैसे मैंने अभी आपको डिजाइन बताई थी उसमें क्या रहता है कि इस तरह की डिजाइन बन जाती है, ये पूरा सिंगल विजन हो जाता है और ये उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट जोन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर इनको 5 सिलेंड्रिकल नंबर है तो इनका कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उसके बाद जो है ये वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वरिलक्स जो सीरीज आती है ये सभी इसी तरह बनाई जाती है। वरिलक्स 2 या वरिलक्स जो नॉर्मल लेंसेस है वो यूज कर सकते हैं। ओके सर। जी सर। देखिए कभी भी कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, हाई एडिशन आ गया आपके पास में, पेशेंट को ओनली प्रोग्रेसिव ही चाहिए, तो उनको ऐसा कोई लेंस फिर प्रेफर करिए कि आप उनको बताइए पूरा कि सर नॉर्मल जो लेंसेस है वो तो आप मान के चलें अच्छे लेंसेस 2800 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, फिर एवरीडे लेंगे आप तो 3500 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये भी आपके लिए बना सकते हैं, पर आपका नंबर ज्यादा होने की वजह से आप थोड़ा सा इस टाइप के जो लेंसेस है जैसे जियोन डिजिटल आ गया है, या उसके ऊपर आप देखेंगे वर्ल्डक्स सीरीज आ गई है या एस सीरीज आ गई है, ठीक है, एफसीओ आ गया है, इस तरह की सीरीज आप यूज करिए, क्योंकि इनमें अनवांटेड सिलेंड्रिकल नंबर काफी कम रहते हैं जो कि आपका हायर नंबर है, और इसको इसमें ज्यादा आप कंफर्टेबल रहेंगे। इसकी बजाय ये भी बना देंगे, ये भी कोई इशू नहीं, कंपनी बना रही है, पर इसमें इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। ऐसा लगेगा कि आपने कोई नॉर्मल लेंस लगा लिया, क्योंकि ये लेंसेज एक तरह से चाइना की तरह रिएक्ट करेंगे हायर एडिशन में, और आपने चाइना दे दिया तो वो तो काम ही नहीं करेगा, या तो हार्ड डिजाइन या तो बाईफूल की तरह काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा उस कंपनी को उस पेशेंट को अपग्रेड करना है उसके पावर के अकॉर्डिंग, कि आपने एडिशन हाई है या हाई सिलेंड्रिकल नंबर है तो आप इस तरह के प्रोग्रेसिव, तो कभी भी हायर नंबर है तो उनको थोड़ा सा अच्छा प्रोग्रेसिव दीजिए, और एक्सिस को एक बार वेरीफाई कर लीजिए खुद ही हाई सिलेंड्रिकल नंबर में, और एडिशन पावर को भी थोड़ा सा वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि आप हाई अच्छा प्रोग्रेसिव दे रहे हैं, अच्छा का मतलब है एक्सपेंसिव। तो ऐसे पेशेंटों को एक बार वेरीफाई कर लीजिए, आईपीडी ले लीजिए, सभी जितने भी टेक्निकल पॉइंट है सब चेक करके ही देना चाहिए, साथ में काउंसलिंग। ठीक है, 90% आपने अगर 100% ही आपने पूरा एक्यूरेट काम किया और उसकी कोई काउंसलिंग नहीं की तो ये 100% जो है आपके 50-60% भी नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो काउंसलिंग ज्यादा है, मेंटली पेशेंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा उस प्रोग्रेसिव को यूज करने के तरीके के हिसाब से। तो आपको आई और हेड का कोऑर्डिनेशन कैसे रखना है ये पेशेंट को आपको बताना है। ठीक है, ताकि वो पेशेंट को पहले से पता है कि ये प्रोग्रेसिव जब मैं लगाऊंगा तब ये इशू आएंगे, तो मुझे इस तरह से सॉल्व करना है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।
हेलो जी मैम। सर, अभी इंटरमीडिएट निकालने का बोला था ना आपने, तो नियर जी। विजन एक डायप्टर रहा तो इंटरमीडिएट कैसे निकाल सकते हैं सर, डिवाइडेड बाय 2? देखिए उसमें वन डायप्टर वाले में तो इशू रहेगा क्योंकि उसका 0.5 बन रहा है और 0.5 वाला प्रोग्रेसिव आप कैसे बनाएंगे? अब इसको भी 0.5 भी चाहिए होगा, तो ऐसा फिर कस्टमाइज जाएंगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको 0.75 करें। हाँ 0.75 आपको मिल जाएगा। हाँ हाँ, तो डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा सर? ये हो जाएगा ना 0.5 तो ऊपर में ले लेंगे आप, और एडिशन इसकी 0.75 कर लेंगे। हाँ, ये इंटरमीडिएट प्रोग्रेसिव बन जाएगा। डिस्टेंस जी? नहीं ऐड करना है ना इसमें? नहीं, डिस्टेंस तो 0 हो गई। अगर हाँ। प्लेन से एडिशन हम 1 की बात कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, है ना मैम? तो हम ओके। क्या करेंगे, ऊपर में 0 पावर है तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, एडिशन 0.75 आ जाएगा। हाँ जी। हाँ, ओके, यस। थैंक यू। ओके मैम। सर जी सर, बोलिए सर। सर जैसे ही किसी की आई का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, हम्म, कैटरेक्ट वगैरह ने मतलब नॉर्मली इंजरी की वजह से, जैसे किसी जी। को चोट चोट लगी तो उसकी वजह से जैसे वो जब देखते हैं सामने तो एक तक तो बिल्कुल कंफर्टेबल है, बट दूसरी आई से उनको है ना एक आप कह लो कि जैसे एक ब्लरीनेस सा आ जाता है, मतलब क्लियर नहीं होता। जिसमें कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ उसमें? नहीं नहीं नहीं, मतलब इंजरी की वजह से, नॉट बाय द कैटरेक्ट। जैसे आंखों में चोट लगी थी, हाँ इस वजह से उनके आई का ऑपरेशन हुआ था, तो उसके ऑपरेशन के बाद उनकी एक आई तो नॉर्मल है, जी। दूसरी आई में जैसे पावर लगाने के बाद भी मतलब +4 लगाने के बाद भी उनको मतलब इतना कंफर्टेबल नहीं आता, मतलब उनको राइट आई से ही मैनेज करना पड़ता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम? नहीं तो उसके ऑपरेशन रेटिना की सर्जरी हुई है या फिर कॉर्निया की ही सर्जरी हुई है, ऐसा कुछ आइडिया नहीं? नहीं, मेरे को ऐसा आइडिया उन्होंने बताया कि जैसे मैं गिर गया था तो मैं पत्थर जो होता है ना उसकी तरफ मेरी आई पे लग गया, इस वजह से मेरे को इसमें से दिखना बंद हो गया, तो मैंने ऑपरेशन करवाया। तो अब एक आंख तो बिल्कुल ठीक है, हेल्दी है, जो दूसरी आई जो डैमेज हुई है वो मैं थोड़ा सा मतलब पावर बढ़ा भी देते हैं हम, जैसे 4 तो जी। डॉक्टर ने दी थी, हम उसे थोड़ा जी। इंक्रीज भी कर लें या थोड़ा डिक्रीज भी कर दें या क्रॉस कंपाउंड, मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशन करें, उनका विजन नहीं क्लियर होता। तो जी। इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो या तो ये पीछे से विजन मतलब हाँ, खत्म हो वही गया या रेटिना डैमेज हो गया होगा सर, इसलिए वो पेशेंट का क्या है कि लंबे समय तक उसने फिर जो रेटिना एक्टिव नहीं हो पाया और रेटिना डैमेज हो गया होगा, तो ये एम्ब्लायोपिया बोलते हैं इसको, इस चीज को हम एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। अच्छा। और एम्ब्लायोपिया में क्या होता है कि एक आंख का विजन तो 6/6 मिल जाता है, और इसका जो विजन है या तो 6/36 ही रह पाता है या 6/18 से इम्प्रूवमेंट होता ही नहीं। पिनहोल लगा लीजिए आप, कोई भी नंबर लगा लीजिए, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो ऐसा पेशेंट को कुछ नहीं कर सकते हैं, या तो इसको एक्सरसाइज दे सकते हैं, घर पे आप एक आंख बंद करके इससे देखने की कोशिश करें, ये एक्सरसाइज है एम्प्लॉयपिया वाले पेशेंट में। बाकी प्रोग्रेसिव भी आप देंगे तो वही उसकी जो अच्छी आंख है उससे ही काम चलेगा उसका। ओके सर। और सर जैसे किसी की रेटिना का ऑपरेशन काफी टाइम पहले हुआ हो तो हम उसकी आई टेस्ट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं ना, आपको इश्यू नहीं है। हाँ, रेटिना तो अब जी हाँ, कई बार टेस्ट करते हैं तो मशीन बहुत मतलब घुमाए हुए नंबर देती है। तो सर उसमें फिर आप है ना उसको सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन के थ्रू आपको देखना रहेगा। जी जी। ओके ठीक सर, थैंक यू। हेलो जी सर, बोलिए सर। सर, आज एक पेशेंट आया था, उसका 6/18 विजन ही क्लियर हो रहा था, 6/12 भी आधा आधा पड़ रहा था, पूरा नहीं हो रहा था, और वो भी एक साइड में नंबर था, राइट में +4.50, लेफ्ट में +4 स्फेरिकल। जी, तो दोनों आंख का विजन इतना ही आ रहा है? जी सर, वो पिनहोल लगाने के बाद भी 6/18 क्लियर है, 6/12 आधा आधा मतलब रीडिंग कर रहे हैं। जी, एज कितनी हो गई पेशेंट की? एज होगी 15 या 16। जी,
तो देखो ये बाइनोकुलर एम्ब्लायोपिया है, इसको भी हम बाइनोकुलर एम्ब्लायोपिया बोलते हैं जी और इसमें क्या है, एक फुल करेक्शन जितना नंबर आ रहा है उतना दे सकते हैं अपन। और इसको वही वो नॉर्मली उसकी एज के अकॉर्डिंग ही नंबर अपने आप विजन क्लियर होगा। बाकी इसमें अगर आप पिनरोल से कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है जी तो फिर कोई इशू नहीं है, आपको इतना पूरा नंबर दे सकते हैं और अपने आप ही इसमें रिकवर होगा, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है इसका। तो वो बोल रहा था अभी कुछ ऑपरेशन वगैरह करवाना है ऐसा, तो मैंने फिर बोला नहीं, आपको डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा। मतलब चश्मा बनाया है, लेकिन मैं बोला जी। कि डॉक्टर के पास एक बार दिखा दो इनको, ऐसा बोला था मैंने। हाँ देखिए, एम्ब्लायोपिया क्या होता है, ये एम्ब्लायोपिया को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ऑपरेशन करवा लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। जी एम्ब्लायोपिया ऐसा होता है कि जैसे कि मान के चले कि आपके हाथ में लग गई और हाथ में लगने की वजह से आपने एक साल उसको किसी बैंडेज में रखा और एक जैसे ही रखा प्लास्टर चढ़वा दिया और आपने रखा और प्लास्टर एक साल के बाद खोल दिया, उसके बाद आप सोचेंगे कि भाई यार इससे मैं जिस राइट हैंड से काम करता हूँ वैसे लेफ्ट हैंड से काम कर लूं जिसमें चोट लगी है, तो वैसा नहीं कर पाएंगे, वो वीक हो जाएगा, हाथ वीक हो जाएगा आप, और इवन वो कोहनी के यहाँ से भी मुड़ जाएगा। ठीक है, इसको वापस से नॉर्मल होने में काफी समय लगता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो इसी तरह आंख में जो रेटिना है वो सुस्त हो गया है, वो नॉन एक्टिव हो गया है, ठीक, इतना काम ही नहीं कर रहा है। अब ये सुस्त जो है वो पेशेंट ने जो है 4 नंबर काफी समय बाद लगाना स्टार्ट किया, बचपन में कभी जो है किसी ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो इसकी वजह से रेटिना जो है सुस्त हो गया है। ये अपने आप ही इम्प्रूवमेंट होगा, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। और एक साइनोप्टोफोर आता है एक्सरसाइज का, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं ऐसे ही। देखिए आप ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी चीज को फोकस करिए, वापस पास में देखिए, ऐसा भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे रेटिना एक्टिव होने का चांसेस होता है। तो इसमें हाँ ये नॉन एक्टिव हो गया रेटिना, तो इसमें कोई भी सर्जरी ऐसा कोई कुछ काम नहीं करेगा, चश्मा ही काम करेगा इसके। जी सर, ओके। जी। दूसरा सर, एक जैसे कि एक पेशेंट था उसका -3 स्फेरिकल था, लॉन्ग डिस्टेंस। जी। तो मतलब ये किस वजह से सर नंबर आता है स्फेरिकल पावर, जैसे कि -3 आया उसको, और 6/6 विजन क्लियर था उसका, -3 स्फेरिकल, दोनों साइड में सेम नंबर था। तो ये सर किस वजह से आता है सर स्फेरिकल नंबर? देखिए, स्फेरिकल नंबर के रीजन 2-3 रीजन होते हैं। एक तो आई बॉल जो है वो कई बार जैसे मान के चले 23 mm की आई बॉल की लेंथ होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रहती है वो 23 की है। अगर 1 mm भी अगर आई बॉल बढ़ गई मान के चले तो 3 नंबर का चश्मा बाहर आ जाता है। तो अगर ये उम्र के हिसाब से इस पेशेंट का पॉइंट एक mm भी अगर उसकी आई बॉल बड़ी होगी तो ये नंबर 3-4 नंबर आ गए। तो आई बॉल की वजह से ये हो सकता है। ये काला वाला जो हीरा जिसको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, और ये कॉर्निया होता है। सर डायग्राम में बताएंगे। ये ज्यादा कॉर्निया अगर ये इसका कर्वेचर ज्यादा हो जाए तो भी नंबर माइनस के आ जाते हैं। तो मेनली जो स्फेरिकल नंबर आते हैं वो लेंथ की वजह से आते हैं, आपके आईबॉल की लेंथ बढ़ गई हो उसकी वजह से। तो आईबॉल की लेंथ तो सर आपने बोला था कि मतलब सिलेंड्रिकल पावर आता है उसके लिए। ये कॉर्निया की जो कर्वेचर है चेंज होता है तब सिलेंड्रिकल नंबर आ जाता है। और आईबॉल की लेंथ बढ़ती है तो 1 mm भी अगर कॉर्निया जो लेंथ बढ़ गई है तो 3 नंबर, और कॉर्निया का जो कर्वेचर है अगर उसमें 1 mm का चेंजेस करेंगे 6 नंबर का चश्मा आ जाता है। ओके सर। जी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन आज की क्लास से रिलेटेड ऐसा कोई आपने डिस्कशन करना है वो भी आप पूछ सकते हैं। हेलो जी जी मैम। सर, आपका थैंक यू। मेरा आज लास्ट डे है सर। अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच। मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है सर, आज मेरा सर्टिफिकेट आ गया। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपको बधाई, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। आप जैसे टीचर मिले तो सर सबकी लाइफ सेटल हो जाए। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर आप। अच्छा अच्छा मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है आज की क्लास रिलेटेड, ऐसा कोई डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। फिर कल जो है हम ट्रबल शूटिंग के बारे में रीड करेंगे और परसों जो है सेल्फ टेक्निक, 2 चीजें और आ जाएगी आपकी।